अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं और 50% भी वोट उत्तर प्रदेश में नहीं पड़े हैं। किसी भी उपचुनाव में ये बड़ी निराशा की बात है जब इतना कम मतदान हो, लेकिन इस मतदान के बीच जो बवाल, जो पुलिस की ज्यादतियाँ, लाठीचार्ज और वोटर्स को रोकने की कोशिशों के वीडियो वायरल हुए, उसने चुनाव आयोग और पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि 50% भी मतदान नहीं हुआ, 50 के नीचे चला गया परसेंटेज। दरअसल बहुत वक्त के बाद ऐसा पहली बार दिखाई दिया कि जब पुलिस खुद नहीं चाहती थी कि ज़्यादा वोट हो और वोटर्स को रोकने के लिए शायद ही कोई ऐसी असेंबली सेगमेंट हो जहां पुलिस फोर्स इस बात के लिए लोगों से लड़ते, लाठीचार्ज करते, डराते, धमकाते, यहाँ तक कि पिस्तौल दिखाने में भी पीछे नहीं हटी कि वोट कम पड़े। बहन भाइयों, ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और ये तस्वीर आप मेरे सामने समक्ष ये देख रहे हैं, ये मीरापुर की तस्वीर है। पूरी दुनिया भर में आज ये तस्वीर वायरल है। आप पूरा इंटरनेट खोलेंगे, ये तस्वीर और वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और इस बाई इलेक्शन की है। एक पुलिस इंस्पेक्टर खुली पिस्तौल लेकर महिलाओं को और एक मोहल्ले में घुसकर धमका रहा है कि कोई वोट देने न निकलने पाए। ये स्थिति शर्मसार करती है कि लोकतंत्र में इस तरह के पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जाने या पुलिस से इस तरह का कृत्य कराना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो आज सत्ता में उनके लिए भी ठीक नहीं है और जो पहले भी रह चुके हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार है वोट देने का, और पुलिस के जरिए जब वो अधिकार रोके जाते हैं तो बहनों भाइयों, ये डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं, कमज़ोर करते हैं। और पुलिस के हाथों तो डेमोक्रेसी मजबूत हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार का आचरण आज पुलिस का दिखाई दिया, हैरान करने वाला है। एक दो जगह घटनाएं हों, इक्का दुक्का हों, एक 2-4 जगह हो गई हों, भरा पड़ा है। आज कम से कम 60-70 वीडियो ऐसे वायरल हुए जो हतप्रभ करते हैं कि मुकाबला तो पुलिस लड़ रही थी, पुलिस मैदान में थी। ये क्या मतलब, इस तरह का तरीका ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि पुलिस वोट करने से लोगों को रोक रही है। वरना कोई कारण नहीं है कि ये 49% के आसपास का सिर्फ एक मतदान हुआ। ये मतदान 60-65 के ऊपर जाता। उपचुनाव में तो बहुत झोर के वोट पड़ते हैं, लोग डालते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इस व्यवस्था को कमज़ोर करती है। और अचरज की बात यह है कि इस इंस्पेक्टर के खिलाफ या वहाँ के एसपी के खिलाफ, वहाँ के जिलाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे दिन और ये पूरे उपचुनाव में पूरा का पूरा राजनीतिक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी था। बाकी दलों की कोई इसमें बहुत विशेष भूमिका नहीं थी, लेकिन ये पहला चुनाव था जो आमने सामने का था और दो बड़ी पर्सनालिटीज़ के बीच चुनाव था। बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। तो इस चुनाव में जो मुद्दे थे और ग्राउंड पर जब वोट डालने की स्थिति आई तो परिस्थितियां डिफरेंट थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बस्तियों में इस तरह का आचरण पुलिस ने किया हो। पिछड़ों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में ऐसा लग रहा था कि कोई लिस्ट है पुलिस के पास जिसके हिसाब से पुलिस उन स्थानों पर वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। और अचरज की बात यह कि कोई इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। वरना कोई कारण नहीं था कि इस बार के ज़बरदस्त माहौल था कि वोटर्स निकलेंगे, वोट डालेंगे, अपना पार्टिसिपेट करेंगे। इस देश में सबको वोट डालने का हक है। किसी एक के वोट से कुछ नहीं होता और ना किसी के एक वोट से कोई जीतता है। तो जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया और ग्राउंड पर रियलिटी थी एकदम डिफरेंट रही है। और चुनाव आयोग ने कोई इंटरवीन नहीं किया। ये जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के नवदीप रिनवा, वर्टिकली फेल्ड साबित हुए। एक कहीं भी इंटरवेंशन नहीं किया। जब बहुत बदनामी हो गई 2-4 जगहों पर तो इक्का दुक्का 5-6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। पर ये जो आरोप लग रहे थे कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी बनाम पुलिस प्रशासन है, इस बार ऐसा पुलिस करते दिखाई दी। ये बड़ी गंभीर बात है और इस पे सिर्फ ये बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं कल जब स्थितियां बदलेंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगी। तो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़े वो ठीक है,
लेकिन अगर पुलिस उसमें इंटरवीन इस तरह इस लेवल पे जाके करती है तो ये बड़ी अचरज की बात है और इस पे सब पार्टियों को मिलकर चिंता भी करनी चाहिए। आज सारा दिन यूपी में चुनावी मुद्दे तो छोड़ दीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, कोई टीवी चैनल खोलिए, हर जगह सिर्फ पुलिस के अत्याचार, पुलिस की लाठियां, पुलिस का लाठीचार्ज ही रहा। और इस पर मैं डिमांड करता हूं भारत निर्वाचन आयोग से, हालांकि उसने आज कोई कार्रवाई नहीं की इस ठोस कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इस तरह से छूट नहीं दी जानी चाहिए और एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पुलिस वालों ने आज वोटिंग में बाधा डालने की कोशिश की है, हीनियस क्राइम है, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। तो बहनों भाइयों, वोटिंग तो हो गई और 3 अब तक सर्वे आ गए हैं, एग्जिट पोल। वो एग्जिट पोल में कोई बता रहा है कि बीजेपी 7 सीटों पे जीतेगी, दूसरा एग्जिट पोल 6 सीट दे रहा है और तीसरे चैनल का एग्जिट पोल बीजेपी को 5 सीट दे रहा है। तो एक जगह पहले में 7 और 2 है, दूसरे में 6 और 3 है और तीसरे में 5 और 4 है, यानी 5 बीजेपी जीत रही है और 4 समाजवादी पार्टी जीत रही। और आज आरोपों की बौछार रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट किए विद एविडेंस और वीडियो के साथ। अब जब सब ये चल रहा था तब तक बीजेपी की तरफ से 2 सीनियर लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक। दोनों ने भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कब्जा हो रहे हैं, तरह तरह के आरोप और भी लगाए गए। तो इस उपचुनाव में क्या स्थितियां स्पष्ट हुई? क्या पुलिस के सहारे ये चुनाव लड़ा गया? और उस पर भी गंभीर बात की, समाजवादी पार्टी के कुंदरकी के प्रत्याशी ने कह दिया चुनाव रद्द कर दीजिए क्योंकि वोट ही नहीं डालने दिया गया। इन सारे इश्यूज को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। तो क्या इस तरह से उपचुनाव लड़े जाएंगे और इस तरह से लड़े जाने चाहिए? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह मैं आप सब पर छोड़ता हूं कि इस पर चिंता करिए और इस पर बात भी करिए, बहस भी करिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नुकसानदायक है। आज इनके हाथ है, कल उनके हाथ है चीज़ें। तो अगर पुलिस के मुंह में इस तरह से खून लगा तो टांग पर गोली तो अपराधियों को पड़ रही थी, यहां वोट डालने भी लोग नहीं निकल पा रहे। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं बुर्का पहन करके महिलाओं के भेष में वोट डालने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग में हमने शिकायत की है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी और कप्तान और ये इंस्पेक्टर चुनाव को चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये खराब हो जाए। जहां शासन और प्रशासन, जहां ये जानते हैं बुरी तरह हार रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग और साथ ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। के गौतम बहुत ही जाने माने दलित समाज के चिंतक और फार्मर मिनिस्टर हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आस मोहम्मद कैफ जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार इस चर्चा का हिस्सा हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या अपेक्षा रखती है अपने लिए? और जो एग्जिट पोल आए हैं अब तक के, उसमें कोई 7 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। अब उपचुनाव समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं? ब्रजेश जी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। पार्टी 9 में से 9 सीटें जीतने के लिए लड़ी है और मुझे लगता है परिणाम उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें कही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द बिल्कुल आपकी बातों से छलक रहा था। और
जो लाल टोपी वाले गुंडों का जो कुकृत्य था, वो दलित का पीडीए का नारा देने वाली आज एक बालिका उसकी भेंट चढ़ गई, क्योंकि उस बालिका ने यह तय किया था कि सुशासन देने वाले योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को वो वोट देगी। उसने उसका ऐलान किया और समाजवादी पार्टी का लाल टोपी वाला गुंडा प्रशांत यादव और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। आज आपको डिबेट यहां से शुरू करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो डिबेट वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी जहाँ पर मीरापुर से घटना हुई, और आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो घटना आप बता रहे हो पुलिस ने उसे स्वीकारी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको तथ्यों कब से पूरी तरह से अवगत है ब्रजेश जी। आप बहुत ही पुराने, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, और आपने काफी जीवन अपना इसमें गुजार दिया है, इसलिए आप कोई चीज जानते ना हो ऐसा नहीं है। हाँ, आप बताएं क्या, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। जनता को उसने जो है भरोसा दिया कि वो सुरक्षित रहेगी, उसका पालन हमने किया है अपनी सरकारों में, और हम सभी चुनाव जीते हैं राज्यों के जितने भी चुनाव हुए हैं। एक लोकसभा अगर 2024 को छोड़ दें आप, तो लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों में हमने धूल चटाई है सारे विपक्ष को, और ऐसी वैसी धूल नहीं चटाई, हाशिए पर खड़ा किया था। नगर निगमों में खाता नहीं खुला है, पंचायत चुनावों में खाली 5 सीटों पर जिला पंचायत में खाली समाजवादी पार्टी जीतती है। हमने कोऑपरेटिव सारे चुनाव जीते हैं, और ये भी राज्य का चुनाव हो रहा है। प्रदेश की जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के प्रति है, और उसकी परिणति आपको 23 तारीख को और ये जो दिखेगी। पुलिस कर रही थी आज, ये आप जस्टिफाइड करते हो कि ये सही हुआ है? देखिए ब्रजेश जी, गुंडागर्दी करने का तो किसी को लाइसेंस जो है कोई नहीं कर लेगा। जिस तरीके से अन्य जिलों से समाजवादी पार्टी के लोगों का जमघट खड़ा हुआ, जो जिले के निवासी भी नहीं थे, और वहां पर जाकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी और जो उनके इतने बड़े नेताओं ने आह्वान किया और लगातार अपने लोगों को भड़काया कि आप जाइए, डटिए और बार बार घुसिए जा करके। शिवपाल यादव का यह भी बयान आया था कि मतगणना के दिन भी जो है सारी भीड़ लेकर के अगर परिणाम आपके नतीजे सामने ना आए तो घुस जाइएगा और अराजकता फैलाइएगा। तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं 23 तारीख के मतदान के समय, जब ये नारा उन्होंने दिया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, मूल चरित्र, गुंडागर्दी करना और प्रदेश को अराजकता में झोंकना, आज उसका एक ट्रेलर देखा है प्रदेश की जनता ने। पुलिस इस समय जो है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पुलिस और प्रशासन सीधे बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मौजूद हैं। दीपक रंजन जी, ये तो बीजेपी आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये गुंडागर्दी तो आप लोग करवा रहे थे। देखिए विजय जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और आज इन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और किस तरीके से इनके सरकार ने, इनके प्रशासन ने, इनके कुप्रशासन ने, अगर आप कहिए तो किस तरीके से तांडव मचाया, किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। अभी आपने दिखाया था पूरे दिन ये देश और दुनिया को में आज जो हुआ मीरापुर में, उसने संसार करने का काम किया है। और ये सिर्फ वहीं की घटना नहीं है, ऐसे बहुत से वीडियो फुटेजेस हैं। मैं देख रहा था कि आपके जितने भी आपके रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट कर रहे थे, तो दिखाने का काम कर रहे थे किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों से मना किया गया कि आप वोट डालने मत जाओ। लोगों के पास सारे एविडेंसेस थे, सारे साक्ष्य थे, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों ने उनको वोट नहीं डालने दिया गया। और इन लोगों ने तो सीसी को भी नहीं माना, उनके भी आदेशों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन का हम लोग ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी कि किसी का भी नकाब उठा करके, बुर्का उठा करके आप नहीं देखोगे, या तो कोई महिला देखेगी और या तो जो है अंदर पीठासीन अधिकारी, लेकिन पुलिस वालों ने किस तरीके से देख करके उनको भगाने का काम किया। आप लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत की, तो आपके शिकायतों का निस्तारण किया है नहीं किया? नहीं, देखिए, चुनाव का निस्तारण उन्होंने क्या किया, 4-5 दरोगा इन्होंने जो है वो हटा दिया वहां से, निलंबित किया या नामालूम क्या किया। लेकिन मैं समझता हूँ कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए। अगर कप्तान और जिलाधिकारी को अगर उन्होंने उसी टाइम हटाया होता ना, तो एक अच्छी नज़ीर पेश होती। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने ज़्यादा डरे, सहमे, बौखलाए हुए हैं कि झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। अरे करहल में जो घटना हुई, पुलिस या तो पुलिस इनकी नहीं है, या तो पुलिस इनके अंकुश में नहीं है, या पुलिस इनका कह रहे, पुलिस का कुछ और कह रही है। पुलिस कह रही है कि इनका अपना अंदरूनी मामला है, उससे किसी पार्टी का है, किसी को लेना देना नहीं। ये यहाँ पर बैठ करके कुछ और यहाँ पे। अब जब वोटिंग हो गई है, आपकी पार्टी ने एक सीट पर कहा कि चुनाव रद्द किया जाए, तो अब जो परिणाम आएंगे आपको स्वीकार हैं?
देखिए ब्रजेश जी, हम जन सेवा के लिए हम चुनाव लड़ रहे थे, जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और ये अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। ये कुछ भी कर लें, 9 की 9 सीटों पे समाजवादी और इंडिया ब्लॉक जो है चुनाव जीतेगा। इन्होंने, आपने देखा होगा ना, इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया, किस तरीके से पुरुषों को रोका, खासतौर से एक जाति विशेष को किस तरीके से इन्होंने डिटेन किया, कर्फ्यू जैसा माहौल इन्होंने लगा दिया। और ये मैनपुरी में जो एक लड़की की हत्या हो रही, बता रहे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने को तैयार थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मैं कह तो रहा हूं कि ये पुलिस तो कुछ और कह आपका रही है। कार्यकर्ता है वो जिसने हत्या की है। पुलिस तो कुछ और कह रही है। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, वो तो जांच का विषय है, आप इन्वेस्टिगेट करो, सरकार आपकी है। ये तो ऐसी इनकी बोली भाषा अच्छा आप सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे विपक्ष में वो हो और हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे एक सेकंड रुकिएगा आलोक जी। अरे अगर आपके अंदर दम है तो पहले तो जिलाधिकारियों को आप सस्पेंड करिए, क्या कुछ लोगों को, एसपी को और इनको दरोगा को आप बर्खास्त करिए। और अगर आपके अंदर वो है तो जिसने भी ऐसा कांड किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अच्छा, वो एक फोटो आलोक अवस्थी जी दिखा रहे हैं, ये हत्यारा है, आपके पार्टी के अध्यक्ष के साथ वो बैठे हैं। देखिए, ऐसी बहुत सी फोटो है जो बलात्कारियों की फोटो आपके उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। तो ये फोटो पे मत जाइए। और पुलिस से पुलिस मैं ये भी दिखा दूंगा। और ये आपके जिलाध्यक्ष के साथ उसकी फोटो है, जिलाध्यक्ष के साथ उसकी फोटो है, पाठक के साथ उसकी फोटो है। थैंक यू और मोदी के फोटो थैंक यू, धन्यवाद बनारस के धन्यवाद। के साथ है। आस मोहम्मद कैफ को लाइए, धन्यवाद दीपक जी प्लीज। ऑल राइट आलोक जी, धन्यवाद। अरे एक सेकंड, अरे रुकिए चैनल बैठ कर डिबेट पहला राउंड है, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। पहला राउंड कोई किसी को। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आस मोहम्मद कैफ जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और आज का चुनाव उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो बताइए कैफ साहब कि आज क्या हुआ, राजनीतिक रूप से बताइए, और ये जो पुलिस ने किया उसके बारे में भी बताइए। ग्राउंड पर क्या फैक्ट्स है उसको आप प्रस्तुत करिए। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, ये तो आप समझते ही हैं, और आपसे अच्छा कौन ये समझता है कि उत्तर प्रदेश का ये बाई इलेक्शन जो है ये किसी राज्य के राज्य चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण इस समय है। इसलिए है क्योंकि ये सभी मान रहे हैं कि ये मोमेंटम तय कर रहा है 2027 का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को और अधिक महत्वता से समझते हैं। शायद वो इसलिए भी समझते हैं कि कुछ समय पहले कन्फ्लिक्ट रहता सेंटर और स्टेट के बीच में, तो कहीं से कलेक्ट करते होंगे वो भी। और आज इसलिए हर कीमत पे उन्होंने ये तय कर लिया था, या उनकी टीम ने ये तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, कि हमको जीतना ही है। और जब एक ही विकल्प हो आपके पास में, जीतना ही है, तो हार का डर जो है बहुत बड़ा हो जाता है। और कम से कम मैंने आज जो देखा है, मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 15 साल की उम्र में मैं आया था, आई वॉज द यंगेस्ट। तो मैंने अपनी पूरी जर्नलिस्ट के लिए नहीं देखा है। बैरिकेडिंग की गई थी जहाँ बूथ था उससे 20 मीटर पहले, और 200 मीटर दूर चक्कर लगा करके कॉरिडोर से वोटर को घूम के आना पड़ता। वोटर बाहर लाइन लगा के खड़े थे, भीड़ जमघट लगी थी, अंदर बूथ पे कोई नहीं था। जिस समय मैं वोट डालने के लिए गया, चूंकि मैंने भी अपना वोट कास्ट किया, तो बहुत अच्छा, आप वोटर हैं, मीरापुर के ही हैं आप? जी, मैं मीरापुर। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप बेटर एनालिसिस करेंगे, बोलिए, गो अहेड। तो जिस समय मैं वोट डालने के लिए गया, उस समय वहाँ सभी बूथ एजेंट थे और पुलिस थी। और आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ, जहाँ मेरा वोट था वहाँ 2700 से ज्यादा वोटरों को वोट डालना था, लेकिन आई वॉज द ओनली वन, मैं अकेला था जिसने वहाँ वोट किया। और मुझे अंदर भी इसलिए जाने दिया गया क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अपना आई कार्ड दिखाया। तो बाकी लोगों को पुलिस जाने नहीं दे रही थी? बिल्कुल जाने नहीं दे रही थी। ये केवल मुसलमानों के मोहल्लों में इस तरह का बूथ पर हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, डिस्करेजमेंट था पुलिस के द्वारा, या सभी जगह ऐसा ही था? ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद, सवाल अच्छे पूछते हैं आप। एक्चुअली जहाँ पर मिक्स आबादी थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलजुल के रहते हैं, जैसे मेरा टाउन था, वहाँ थोड़ी कम समस्या आई थी। लेकिन जहाँ पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके थे, जैसे खुजेड़ा, मुझेड़ा, संबेड़ा, खाईखेड़ा, तेवड़ा और जटवाड़ा, खेड़ी फिरोजाबाद, रुड़कली, वहाँ बहुत अधिक समस्या थी। ककरोली की वो वीडियो आप देख ही रहे हैं, तो वहाँ बहुत अधिक समस्या थी। ये जो वीडियो वायरल हुआ, जो पिस्तौल लेकर दौड़ाते हुए, ये कहाँ का था? ककरोली का था ये। और अभी मैं आपको, ये तो सिर्फ मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ, अगर मैं आपका इसको पॉलिटिकल इफेक्ट बता दूंगा तो आज आप वास्तव में चौंक जाएंगे। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो भी जिसने भी ये सलाह दी हो सिस्टम को कि आपको ऐसे ऑपरेट करना है, या इतनी सख्ती कर देनी है, या वोटिंग परसेंटेज आपको डाउन कर देना है, आपको फायदा हो जाएगा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गलत सलाह दे दी है। गलत सलाह इसलिए दे दी है क्योंकि यहाँ कंफर्ट जोन में थी आरएलडी,
यहाँ मुस्लिम वोट जो 1,35,000 है वो दो हिस्सों में बट रहा था। मजलिस को जा रहा था चूंकि ओवैसी यहाँ आए थे, और चंद्रशेखर आजाद को भी जा रहा था। Okay. लेकिन जब सुबह से ये एपिसोड होना शुरू हुआ और ये सब चीजें सामने आनी शुरू हुई कि एक खास एक वर्ग को टारगेटेड किया जा रहा है, तो उसके बाद वोटर का मिजाज बदल गया। वो वोटर जो है वो समाजवादी जो पार्टी को बंटवारा सीट हो पर रहा था वो नहीं हुआ। हाँ, सुबह 10 बजे तक वो जो था ओके, तो सिनेरियो खत्म हो कुंदरकी, गया। गाजियाबाद, खैर, यहाँ से क्या रिपोर्ट मिली आपको? यहाँ मतदान कैसा था और यहाँ के प्रबंध कैसे थे? कौन देखिए, किस पर कुंदरकी भारी में भी दिखा इस सेम- इलाके में? कुंदरकी में भी सेम स्टोरी थी। मैं फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज मैं ब्रिजेश जी बता दूं। आज पॉलिटिकली दृष्टिकोण से जयंत चौधरी के लिए बहुत खराब दिन रहा है। हो सकता है कि वो एक सीट कहीं से जीत जाए, हालांकि उसकी संभावना भी कम है क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन खराब इसलिए रहा है कि बागपत, कैराना और शामली से के लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मुसलमानों का भरोसा जो है वो आरएलडी से पूरी तरह से उठ गया है। उनका मानना है कि आरएलडी जो है वो फेयर चुनाव लड़ती। लोकसभा चुनाव में 25,000 से ज्यादा वोट मुसलमानों ने उन्हें दी थी। उनके गुलाम मोहम्मद, अशरफ अली खान, राव केसर और राव वारिस। तो ये जो डंडे जैसे चले, नेता इसका यहाँ- नुकसान आरएलडी को हो गया। वैसे बीजेपी Yes, तो उस great कम्युनिटी point. में अपने वोट तलाशती भी नहीं है, आरएलडी वाले जी, जरूर जी, ये तलाशते वोट- रहे हैं। हाँ, यू गोट द पॉइंट। ये नुकसान जो है आरएलडी को है क्योंकि उनको ये भरोसा था कि जयंत चौधरी चुनाव भले ही जीत जाए, 5% वोट मुसलमान अभी भी ऐसी परिस्थिति में भी इसी सीट से उनको मिलने की संभावना एक थी। और सवाल है वो कि तो क्या सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में इस तरह का हुआ या दूसरी कम्युनिटीज में भी इस तरह का पुलिस ने इतना एग्रेशन दिखाया? जितनी वीडियोस आई हैं और जो भी यहाँ पे शिकायत आई हैं वो सब मुस्लिम बाहुल इलाका से आई हैं। और मुझे तो एक भी शिकायत और एक भी वीडियो ऐसी अभी तक मैंने नहीं देखी है। सैकड़ों वीडियो हैं जो रिकॉर्ड में है। ओके, तो 9 में जो, कितनी किसी सीटें आप हिंदू बाहुल इलाके से। बीजेपी को एक्सपेक्ट करते हैं और कितनी समाजवादी पार्टी को, आरएलडी? पहले मुझे लगता था कि पहले मेरा मानना यह था कि 9 सीटों में से 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 6 में से 3 समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लेकिन आज मेरा मानना यह है कि भाजपा जो है वो 5 सीटें जीत सकती है और 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। क्योंकि कुंदरकी पे आपने सवाल पूछ लिया था, मैं कुंदरकी को भी स्पष्ट कर दूं, वहां भी कंफर्ट जोन में चली गई थी बीजेपी। कंफर्ट जोन में इसलिए चली गई थी क्योंकि वहां 4 प्रत्याशी मुस्लिम हो गए थे, मजलिस का भी और आजाद समाज पार्टी का भी और बसपा का भी। लेकिन जब वहां अच्छा, भी एक इसी बात तरह से, बताइए कि चुनाव के दौरान बड़ी चर्चा थी ये जोझा मुसलमान जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, इसका वोटिंग पैटर्न बदला, ये अपनी कम्युनिटी के साथ गए या फिर ये समाजवादी पार्टी को मिले या बंटवारा हुआ? देखिए, शुरुआत में मैंने बताया आपको कि शुरुआत में जो स्थिति थी वो उस समय के बाद 10 बजे के बाद बिल्कुल बदल गई और मुस्लिमों ने फिर ये तय कर लिया कि वो एनी हाउ अब वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जो, आपका। हमारे साथ रहिएगा, अगले चरण में बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अनिल दुबे मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। तो बताइए, आलोक जी प्लीज वेट, मैं दूंगा आपको समय। दुबे जी, आप मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव ब्रजेश जी ठीक रहा। पूरे 9 आपकी सीटों पे, अपेक्षाओं के मुताबिक था? 9 सीटों पे चुनाव रहा और एनडीए के पक्ष में माहौल रहा। एनडीए ज़्यादा सीटें जीतेगा। लोगों ने जो है मतदान किया है और हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पर तो वोट जिन अभी आपने जो प्रस्तावना की और अगर वोट रोका गया होता तो 57-58% वहाँ पर वोट पड़ा है। तो अगर इस तरह की जो तो विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए। तो ये जो वीडियो वायरल, विपक्ष तो लगा ही रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ विपक्ष आरोप लगा। देखिए, आरोप तो जो है अभी मीठा मीठा कप गप और कड़वा कड़वा थू। अगर करहल में कोई घटना हो तो पुलिस ये कह रही है और मीरापुर में कोई घटना हो तो हम कह रहे हैं। तो जब पुलिस का ही मानना है, करहल में पुलिस की मान रहे हो तो यहाँ भी पुलिस की मान लो। क्या पुलिस का मानना है? नहीं, बताओ, अब जो भी कहा हो, मैं कोई चुनाव आयोग का अभी तक प्रवक्ता तो नहीं पुलिस का स्टेटमेंट नहीं है इस पे। मैं इस समय देखिए, चुनाव आयोग जहां भी चुनाव हो रहा है वहां चुनाव आयोग का शासन है। मैं चुनाव आयोग को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जब एक तरफ आप कहोगे कि करहल में पुलिस की ये कह रही है तो दूसरी तरफ यहाँ भी पुलिस जो कह रही है वो मान लीजिए। क्या कह रही है बताओ, तो वही तो बताओ। नहीं, अब वो आप जानो। आप इतनी देर से प्रस्तावना बना रहे हो, हम तो ये जान रहे हैं कि हम तो सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे थे। अभी आज मोहम्मद कह रहे थे हमें वहां अल्पसंख्यकों ने बहुत भारी संख्या में वोट किया है हमारे लिए। अगर वोट ना किया होता तो 57-58% वोट कहां से पड़ता? हमारे साथ तो सारे लोग रहे, सब लोगों को भरोसा है, चौधरी साहब के ऊपर भरोसा है। तो सब लोगों ने कि उन लोगों को वहां पे लगता है, किसानों को लगा कि हमारे यही सच्चे हितैषी हैं, हमारे साथ रहे। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये डंडा क्यों चल रहा था फिर? नहीं, डंडा चल रहा था, किस बात पे चल आप रहा कोई था? जांच की मांग करते हो इस पे? नहीं, अब ये जब विपक्ष कर रहा है तो कर ही तो रहा है। हमें तो नहीं लगा कि कहीं वहां पे गलत हुआ है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो चुनाव आयोग करेगा ही।
चुनाव मीरापुर आयोग में कुछ भी गलत नहीं हुआ। नहीं, हमें तो नहीं लगता, कहीं हमको लगता है कि ये आरोप लगाए जाते हैं। भाई आप जीत जाओ तो आपका स्वीकार है, हार गए तो जो है आप कह रहे हो बेईमानी है, तो दोनों बातें नहीं चलेंगी। अच्छा, वो जो एनालिसिस कर रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी को तो फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्हें इस कम्युनिटी को वोट पहले भी नहीं मिलते थे, नुकसान आपको हुआ है। नहीं, ये अब उनके कहने से तो नहीं कुछ होगा ना। एनालिसिस है, आप नहीं, इस पर वो जवाब अपना दो। एनालिसिस है, वो पत्रकार हैं, वो कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो जो एनालिसिस कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल, उनको कुछ भी नहीं आता है कि वो क्या एनालिसिस कर रहे हैं। वहाँ पे तो सारे लोगों ने जो है हमको वोट किया है, वहाँ पे चौधरी साहब के प्रति भरोसा है इन लोगों को, क्योंकि चौधरी साहब ने वहाँ भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। वहाँ पे सारे लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खा पी रहे हैं। अब उस माहौल को ये लोग नहीं देख पा रहे। कौन नहीं देख पा रहे? नहीं, जो भी लोग कह रहे हैं आरोप, वो देखें जाकर के ना वहां पे तो कि सारे लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय लोकदल के साथ वोट किया है वोट। नहीं, वोट न किया होता तो इतनी भारी तो अब अच्छा मतदान बताओ, हुआ। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी सीटें जीत रहे नहीं, हो? अब वो तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि जो है सारी हम ही जीत गए अब, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा जीते। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं के गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका। आपने इस उपचुनाव में क्या महसूस किया और ये चुनाव को लेकर आपकी क्या धारणा रही कि जो कुछ भी चुनाव के दौरान पहले हुआ और चुनाव के दौरान हुआ, क्या ये यही तरीका है चुनाव लड़ने का? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव मौजूदा आज हुआ है, ये पूरे आम जनता में चर्चा है और मीडिया के माध्यम से भी चर्चा है, दैनिक समाचारों के माध्यम से चर्चा है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ है। इंडिया गठबंधन वर्सेस उत्तर प्रदेश का पुलिस। मैं पहली बार अपने जीवन में देखा हूँ कि एक जो देश में मत का जो प्राप्त होता है, संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, एक 3 स्टार का लगाया गया इंस्पेक्टर, जो 3 स्टार लगाते हैं इंस्पेक्टर माने जाते हैं, ये खुली पिस्तौल लेकर किसी महिला को नज़र दिखा रहा था। तो कितना दुख, मैंने खुद देखा, अपनी आँख से देखा है, इतना दुखदाई है। ये लोकतंत्र में अगर इतना गुंडागिर्दी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत, भविष्य के लिए आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिस तरह से देखिए, जब यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने चिल्लाना प्रारंभ किया कि अगर 400 आ जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे, 400 आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसमें हारे हुए जब अयोध्या हारे तो इनको चिंता हुई कि भाई गुंडा के माध्यम से ही, गुंडाई के माध्यम से हम जीत सकते हैं। ठीक है, आप गुंडाई के माध्यम जीत सकते हैं, लेकिन सरकार अदला बदली होती है। सरकार अदला बदली होती है। जब सरकार आएगी तो आप चिल्लाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन मैं तो अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग को तुरंत इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और गिरफ्तार कर इसको जेल भेजना चाहिए और इस एसएसपी और डीएम से तुरंत जवाब तलब करना चाहिए। तब इनको चुनाव आयोग को कम से कम निष्पक्षता इनको स्पष्ट होती। पॉलिटिकली आप क्या देखते हो इस चुनाव में? जैसे 2 इशूज़ थे, जैसे बीजेपी ने 2-3 इशूज़ रेस किए। पहला एक हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन, बटोगे तो कटोगे, डेवलपमेंट का मुद्दा मुख्यमंत्री ने उठाया, ज़ीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप अपोजिशन में जाएं, अखिलेश यादव ने जातिवाद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था फेल, नौकरी, बेरोजगारी, इसके मुद्दे को उन्होंने रेस किया। क्या चला इस चुनाव? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई देश के सूबे के बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं। मुझे ऐसा दुख हुआ है जब इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया कि जो बटेगा इसको काटा जाएगा। तो बटने का मतलब हुआ कि इनको पता चल गया था कि सापा हो या इंडिया गठबंधन हो, ये बटने वाला और जो बटेगा अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो हम काटने की व्यवस्था करने के जो चैलेंज दिया है, यही व्यवस्था हुई है। क्या बटोगे कटोगे का नारा हिट हुआ, जनता के बीच चला? क्या उसका आपको इम्पैक्ट कोई दिखा? एक संत जो है, जो गेरुआ धारण करता है, इसको कटने की बात ये अधार्मिक है, ये अधार्मिक है। मुझे स्पेशली बताइए, क्या बीसीज में और एससीज में इसका कोई इम्पैक्ट रहा? बीसी और एससीज में, मतलब बैकवर्ड क्लास में और शेड्यूल्ड कास्ट में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? मनोहर, ये आम समाज में ये बातें बहुत ही दुखदायी हुई है। ये अलोकतांत्रिक है, अवैधानिक है। ये एक संत हो, एक मुख्यमंत्री हो, समझते हैं ना? मैं नहीं समझता। आम समाज, जनता क्या चर्चा, आम समाज में ये चर्चा का विषय है, गांव में चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री कहे कटोगे। ये बात कह के समाज को बहुत गुमराह किया है और भयभीत किया है। और ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था जो किया है, समाज में डरे हुए हैं कि अगर ये मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देंगे तो जिस तरह से आपके बहराइच में हुआ था कि एक आदमी की हत्या हुई,
ये हत्या करने वालों को दंड मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, न्यायपालिका फांसी दे। लेकिन 100 लोगों को आपने तुरंत बुलडोजर चलाने का जो आदेश दिया था, अगर न्याय प्रक्रिया न होती तो 100 लोग का मकान गिरा दिया जाता। तो ये जो शुक्रिया गौतम साहब। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब दर्शकों को ब्रीफ करिए कि आज का चुनाव कैसा रहा, वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, वोटिंग का बिहेवियर क्या था मतदाताओं का, किस पार्टी का ज़्यादा मजबूत आपको पक्ष दिखा, और ये पुलिस के जातियों के जो वीडियो वायरल हुए उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई हुई और इसके पीछे के कारण क्या लगे आपको? ब्रजेश जी, उपचुनाव बहुत कांटे की टक्कर का हुआ है। बहुत सख्ती के बावजूद भी लोग मतदान करने निकले हैं और लोगों ने वोट डालकर ही दम लिया। मौसम अनुकूल था और जितना मेहनत की गई थी दोनों पार्टियों की ओर से जी, उसमें जनता भी डटी रही है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। ये जरूर है कि 60% के ऊपर मतदान नहीं हो पाया, लेकिन उपचुनाव में जितना मतदान हुआ है यह भी पर्याप्त है। एक चीज़ जरूर है कि लाल पर्ची को लेकर कल तक जितना शोर मचाया गया था, उस लाल पर्ची के बजाय आज लाठी का जोर ज़्यादा रहा और उसने सवेरे से मोर्चा संभाला। पुलिस का तो देखिए फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने का एक बहुत सटीक बहाना है हमेशा से, और उस पर उसकी आड़ में अगर सही वोटिंग भी ना हो पावे तो फिर वो अपने आप में देखिए मजाक बन जाता है। फर्जी वोटिंग रोकें, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन सही वोटिंग तो होना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जातीय समीकरण ऐसे थे कि सख्ती होनी तय थी और उसका असर दिखा। लेकिन आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, जो भाजपा की जीती हुई सीटों के उपचुनाव हैं, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, यहाँ पर मतदान बेहद कम हुआ है। और जो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटें रही हैं, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, यहाँ पर सीसामऊ को छोड़ दिया जाए 49%, तो बाकी जगहों पर 57-58% मतदान हुआ है। ये गाजियाबाद तो एकदम बड़ा पुअर परफॉर्मेंस गाजियाबाद में। अब आप इस ट्रेंड को देखिए और इस पर मंथन करिए कि भाजपा के कार्यकर्ता एक बार फिर वोट निकालने में नाकाम रहे। भाजपा की सीटों पर वोट कम गिरा, वोट नहीं पड़ा है, कम वोट पड़े हैं। और ये जो नारा रहा बटोगे और कटोगे, ये असर नहीं डाल पाया, ये असरकारक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जीती हुई सीटें खैर, फूलपुर, गाजियाबाद, 33% गाजियाबाद में, 46% खैर में और फूलपुर में भी 43% है कुल। कहीं 50 नहीं पार कर पाया। और जबकि जो सपा की सीटें रहीं वहां पे सब पे 57%, 58% गया है। तो ये जरूर है कि यहाँ बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि खूब नेताओं की सभाएं होती हैं, खूब सारे नेता लगते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, लेकिन वोट नहीं निकाल पाते हैं, वोट नहीं निकाल पा रहे हैं, वोट नहीं निकाल पाए। यही हुआ जो मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान हुआ, वोट कम टर्न अप कर पाई बीजेपी, घरों से नहीं निकाल पाई, वही यहाँ भी हुआ। देख लीजिएगा, ये समीक्षा कल अखबारों में भी आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट उपचुनाव से सरकारें नहीं बदलती हैं, लेकिन उपचुनाव जो होता है वो ये संकेत जरूर दे देता है कि भविष्य में सरकार यही रहेगी या बदलेगी। इसलिए यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और पुलिस ने जिस तरह से आज सुर्खियां बटोरी हैं, इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मेहनत करती थी कि वोट डालें, मतदाता घर से निकलें, जागरूकता, प्रचार प्रसार। लेकिन पुलिस ने आज उसकी जगह पर बैरियर का काम किया और उसकी तमाम सारी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ब्रजेश जी, सीट वाइज अगर देखा जाए तो ओबीसी मतदाता बहुत निर्णायक है। कटेहरी में ये देखना होगा कि कुर्मी वोटर अगर सपा के साथ रहा, लालजी वर्मा के साथ, तो 57% के लगभग वोट पड़ा है, तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मझवा, खैर और मीरापुर, यहाँ भी अलग अलग जो जातीय समीकरण हैं,
इस पर निर्भर करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। मुसलमान वोट बटे या फिर एक नाके से गुजरे, अगर आप मीरापुर को भी नज़रिए पे रखें तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मुसलमान वोट ना लोकसभा में बटा ना इस चुनाव में बटा, और जैसे जैसे सुबह से मतदान शुरू हुआ, पुलिस की सख्ती शुरू हुई, तो फिर वो इसीलिए थी कि इनका वोट कम पड़ा है, और वोट उनके कम पड़े भी। आज कुंदरकी में प्रत्याशी ने इसीलिए उनकी डिमांड की कि चुनाव रद्द किया जाए। और ओबीसी वोट जो प्रोसेस मई जून में जिस तरह था, उसमें कोई चेंज आया है आपको लगा, या फिर कुछ बीजेपी के साथ गया, या कोई परिवर्तन आपने महसूस किया? देखिए, ये सीट वाइज मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पर जहां जो था भारी, उसके साथ ओबीसी वोट, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कुर्मियों के बारे में बात करूं, बीजेपी को कोई जो लोकसभा में स्थिति थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार इस चुनाव में होता नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये चुनाव में तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 6 पे भाजपा और 3 पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये आपका एग्जिट पोल है? ये ऐसा लगता है कि इस तरह के परिणाम आएंगे तो भाजपा के लिए सेफ स्थिति आ गई है, क्योंकि 6 सीट जीतने पर अब योगी सरकार की जो पीछे से आलोचना होती वो शायद नहीं हो पाएगी, तो इसमें तो ये बच गए हैं। लेकिन जो हंगामा खड़ा हुआ है, जो पुलिस ने लाठियां चलाई, रिवाल्वर तानी, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की वो तस्वीरें हैं जिनके लिए चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, उस पर इन्होंने आज पानी फेरा है। और उपचुनाव में तो खैर सबमा ऐसे रहा, निर्वाचन आयोग जब वो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो स्टेट का ही तो होता है, अपने कैडर का, तो इसको फिर लौट के इसी सरकार में आना है, कोई पोस्टिंग लेनी है। निर्वाचन अधिकारी तो थोड़े थोड़े दिन के लिए जाते हैं, कौन जो है सरकार से लड़ेगा। बहरहाल जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। आज लोकतंत्र के हर चुनाव का मकसद ये है कि हंगामा न खड़ा हो, सूरत बदली जाए, और अधिकारियों की अपनी मजबूरियां होती हैं ब्रजेश जी, उनके लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना, सरकार की इच्छा का सम्मान करना भी एक बड़ा कर्तव्य है। वो अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता वही है। फिलहाल चुनाव परिणाम चाहे जो आए, कार्यकर्ताओं और जनता ने, कई सारे लोगों ने खूब मौज उड़ाई है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, ये अफसरों और चुनाव के खाने पीने वालों पर भी काफ़ी सटीक बैठती है कि इलेक्शन में कहीं पुलाव तो कहीं पूरियां भी होती हैं, और कहीं बोतल और कहीं लफाजियां भी होती हैं। वो वोट किसको दे जो सब तरफ की खाए हो, और नमक हलाल की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बटोगे तो कटोगे का नारा का इम्पैक्ट आप लोगों को मिला? ये सुपरहिट रहा, इसका कोई राजनीतिक लाभ मिला या नहीं मिला आप लोगों को? ब्रजेश जी, जब हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब बांटे जाएंगे तो मास्टर कन्हैया लाल जैसे कटा था उदयपुर में, वैसे काटे जाएंगे। देश को क्यों बंटवारा हुआ था? वो बंटने के आधार पे ही वहां पे देश को काट करके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। ये इतिहास में दर्ज है, तो कोई छुटला नहीं सकता है। तो बंटोगे तो कटोगे कैसे होता है, वो हम सब उसको भुगत चुके हैं। मैं इस डिबेट पे आता हूं, आपके 2 पैनलिस्ट से मैं सवाल करूंगा। एक आस मोहम्मद कैफ साहब ने एक तरफा रिपोर्टिंग अपनी करी है, मुसलमानों की बात करते रहे, कहीं से भी नहीं लगा कि वो पत्रकार हैं और वो पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ कैफ साहब, मुसलमानों ने कब किसी को जिताने के लिए वोट किया? मुसलमान वोटर ज्यादातर तो भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। भाजपा कितना भी अच्छा काम कर दे, गला काट के रख दे उनके लिए, लेकिन वोटर तो जब वोट करने जाता है तो हराने जाता है, वो किसी अच्छे कैंडिडेट को जिताने नहीं जाता है। दूसरी बात मैं के गौतम साहब आपसे कहूंगा, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप वो समय भूल गए जब समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर को, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा जाता था। अखिलेश यादव हंसते थे और आजम खान ये आरोप लगाते थे।
आप उस समय भूल गए हैं जब दलित की बेटी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी के ऊपर किस तरीके से हमला स्टेट गेस्ट हाउस कांड में किया गया था, वो आप भूल गए हैं। गौतम साहब, अगर आप एक शब्द बोल देते कि आज मैनपुरी में करहल में जिस दलित बेटी को जान से मार दिया गया, उसका वो कोई क्रिमिनल नहीं थी, एक सामान्य सी एक परिवार की बेटी थी, खाली उसने ये कहा कि मैं भाजपा के सुशासन से प्रसन्न हूं और मैं भाजपा को वोट करूंगी। तो प्रशांत यादव जैसे गुंडे जो लाल टोपी धारी है, जिनको अखिलेश यादव का समर्थन प्राप्त है, हत्या कर दी। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप जिसको पॉलिटिक्स में जिस कास्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए तो खड़े होइए। अयोध्या के अंदर दलित बालिका की हत्या कर दी जाती है, मोहित खान और राजू खान मारने वाले होते हैं, मैं दूंगा समय, अपनी बारी में सवाल खड़े करते हैं। तो यह मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ है, और जिस तरह से अखिलेश यादव दलितों और पिछड़ों का आरक्षण काट करके एक धर्म विशेष को देना चाहते हैं, और जो उनकी पूरी तैयारी है, इसके लिए आप तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी से होने नहीं देगी, और न ही देश की जनता किसको देना चाहते हैं आलोक जी? उनको मौका देगी। अखिलेश यादव ये किसको आरक्षण देना चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उनके मैनिफेस्टो में यह रहा है कि हम जो है 15% आरक्षण देंगे। हम सबने देखा है, आपने भी देखा है। अच्छा, आप ये बात स्वीकार करते हैं कि मुसलमान आपको चाहे आप गला कटा दें, आपको वोट नहीं देता, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? ब्रजेश जी, हम लोग लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप और अभी जो जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, पूरे देश में सबके लिए चली है। सबसे अधिक अगर कोई लाभान्वित हुआ है तो हमारा दलित वर्ग हुआ है और मुस्लिम वर्ग हुआ है, और हमने उनके साथ न्याय किया है। जब दंगा होता था तो मुस्लिमों को भी परेशानी होती थी और हिंदुओं को भी परेशानी होती थी। आज दंगा नहीं हो पा रहा है, दोनों कौम सुखी है। आज जो है अपराधी जो है अंकुश हुआ है, तो मुसलमान आप ये कहते हो कि ये कौम आपके साथ कोई अपराध नहीं कर रहा, ये कौम पॉलिटिकली आपके साथ अन्याय करती है? अभी तक का तो इतिहास यही रहा है ब्रजेश जी कि किसी भी चुनाव में आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने गए हो लाइन लगा करके, तो आपने मतलब फार्मूला खोज लिया इसका मतलब? के लिए गए हैं, भाजपा को हमेशा हराने के लिए गए। आप तो नहीं, आज तो फार्मूला मिल गया होगा। आप तो ब्रजेश जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, या पैनल जो भी बैठा हुआ है, खाली समाजवादी पार्टी और हमारे जो कैफ साहब है, अगर ईमानदारी से कहेंगे तो खैर कह चुके वो तो कि हम तो हराने गए थे, और जो सारा वोट जो है समाजवादी पार्टी को दे के आ रहे हैं सारे लोग, तो उन्होंने तो प्रूफ कर दिया अपने तो उनके बूथ में तो वो सिर्फ अकेले हैं जो वोट डाल पाए, बाकी तो 27 लौट गए। अब यह तो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है ब्रजेश जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारी करी थी, अलग अलग जिलों से बुला करके फर्जी पहचान पत्र बनाए गए थे फर्जी वोट डालने के लिए। अगर चुनाव आयोग सतर्क नहीं होता और पुलिस को एक्टिव नहीं करता, तो आज चुनावों में स्थिति दूसरी होती, और यह भीड़ जो वोट डालने दूसरे जिलों से आई होती, वो उस जिले के अंदर जैसे बहराइच में बहाना ढूंढ करके दंगा किया गया है, आज इन 9 सीटों में इन जिलों में दंगे होते। थैंक यू आलोक जी। मैं चाहता हूं कि आउट ऑफ टर्न आस मोहम्मद कैफ को स्क्रीन पे लाया जाए, और वो जो आलोक अवस्थी ने इशूज रेज किए हैं वो डायरेक्ट उसका जवाब देंगे। कैफ साहब, गो अहेड। सादर नमस्कार आलोक जी। मैंने सुना आपको, मैं एक्चुअली आप मुझे यहाँ पर ये तो फॉर्चुनेटली मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। मुझसे जो सवाल हमारे सीनियर और बहुत सारे पत्रकारों के आदर्श, हमारे भी आदर्श ब्रिजेश जी ने पूछे थे, मैंने सवाल का जवाब फैक्ट पर दिया था, और जो मैंने फैक्चुअली आपको बताया वो आपको थोड़ा सा अगर कष्ट हुआ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ प्रशासन ने डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन जिस दृष्टिकोण से होना चाहिए, तो वो उनका दृष्टिकोण नहीं रहा है। एक बात। दूसरी बात, इससे क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है और विश्वास कम होता है लोगों का। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देना चाहता है, देता रहा है। 14 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, कुछ कम प्रतिशत दिया। कहाँ दिया? इनको तो नहीं मिला। कहाँ डाला है भैया? कौन सी मशीन दबाया जो हमारे अवस्थी जी का खाली है और आप कह रहे हो मुसलमान वोट दे रहा है? नहीं दे रहा भाई। लखनऊ में जब राजनाथ सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप जानते हैं कि इनको मुसलमान जो है वोट देता रहा, और दूसरी जगह भी देता रहा। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है शिया समुदाय, वो भी एक सेकंड आलोक जी, उन्हें कंप्लीट फौरन मौका दूंगा। आप थोड़ा रुक जाएं आलोक जी, एक सेकंड कंप्लीट करने पक्का दूंगा। इसी से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा ठीक है, बोलिए। जुड़ा हुआ मामला है। बोलिए। उत्तर प्रदेश कैप साहब एक सेकंड रुक जाए। जाता था, बोलिए। बीजेपी को वोट देता है,
तब वोट जो है ड्रम में मिलाए जाते थे, इसलिए मालूम नहीं पड़ता था। जब से ये ईवीएम मशीन आ गई है तो जो जहां पे हमारे पास तमाम मौलाना भी आते थे, तमाम शिया तबके से तमाम नोद आते थे, उनके जहां पूरे फुल 100% वोट है, वहां पे मालूम पड़ा कि अब उनके परिवार का वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता था। हाँ। ये और तो ये भ्रम सब तब तक मंत्री था बने कि हैं, वोट कोई पे ड्रम सांसद मिलाए बना जाते है, बीजेपी के कोटे से कोई विधायक है, कोई चेयरमैन है, और ये सब आपको मूर्ख बना रहे थे और पद लिए बैठे थे, वोट नहीं दिला रहे थे। बहुत सही बात पकड़ी आलोक जी ने, आई अप्रिशिएट हिम। बोलिए कैफ साहब। सत्य ब्रजेश जी, ऐसा ही होता है। आलोक जी जो है वो किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ऐसा है नहीं। एक बात, अभी बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की थी, आपने मजबूर कर दिया। पसमानदा मुसलमानों की बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में पसमानदा मुसलमानों की बात की, उसके बाद पसमानदा सम्मेलन दिए, लेकिन कहीं से कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दी बीजेपी की तरफ से पसमानदा मुसलमानों को लेकर के। तो आप सिर्फ कह रहे हैं बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल स्कीम्स ये जो मुसलमानों की थी ना, अब ये बंद कर दी है, क्योंकि 24 में ये भुगत लिए हैं, देखा है इन्होंने, इसलिए अब कोई पसमानदा की बात नहीं हो रही। अब तो वो कह रहे हैं कि हमारे वाले भी वोट नहीं दिला पाए, झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ड्रम में मिक्स होता था पहले, अब बूथवार पता चलता है। नहीं, इनको एक्चुअली ये राजनीति ही सूट करती है, ये यहीं से कंफर्ट फील करते हैं, जितना मुसलमानों का विरोध दिखाते हैं। अरे आज मोहम्मद जी, मैं ना एक सेकंड आलोक जी प्लीज, 35 साल हो गए एक सवाल और कर, फिर आपको लास्ट में फिर टाइम दूंगा, आंखों से देखा है, आपको लास्ट में टाइम दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आप बोलिए। कैफ साहब, एक इशू और है, हमारे अनिल दुबे जी ने प्लीज कहा कि देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों ने झूम के आरएलडी का साथ दिया, और आप बता रहे हो कि नुकसान इनको हो रहा है बीजेपी से दोस्ती का। देखिए, मैं ब्रजेश जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल पूछ लिया। एक्चुअली जब ये बोल रहे थे मैं इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन अनुशासन से बंधा हुआ था, इसलिए मैं तब बोल नहीं पाया था। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल दुबे जी कि आरएलडी के जो 8 विधायक हैं वो मुसलमानों के बहुत बम्पर वोट से जीते वो चुनाव, और मदन भैया जो बाई इलेक्शन में खतौली जीते थे, वो भी मुसलमानों की 80,000 वोट उनको एक तरफा पड़ी। और आरएलडी जयंत चौधरी को मुसलमानों ने हमेशा से आगे बढ़ाया, चौधरी अजय सिंह जी को आगे बढ़ाया, चौधरी चरण सिंह जी तो पूरे कमरिया वर्ग में सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस समय, मैं बहुत रियलिटी और फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, इस समय चौधरी चरण सिंह जी को पुनः विचार करने की आवश्यकता है, और मुसलमानों का मोह उनसे भंग हो चुका है। ये फैक्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से, बहुत शुक्रिया आपका, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो ये बात कही थी कि मुसलमान के वोट एक तरफा गए, चाहे वो मदन भैया को भी गए हों, तो बात तो आलोक अवस्थी की सही है कि पद वद ले लेते हैं पर वोट कहाँ देते हैं, वोट तो देते ही नहीं है। तो अब उनके पास एक फार्मूला आ गया है इस चुनाव में, जो आपने देखा। क्या कह रहे हैं? एक फार्मूला मिल गया है बीजेपी को, हमें वोट नहीं देते हो कोई बात नहीं, वोट नहीं डाल पाओगे। नहीं, कोई फार्मूला नहीं है। एक्चुअली मैं बीजेपी के जितने नेता हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मुसलमानों के बहुत नजदीकी दोस्त हैं, उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, लेकिन बस वो पॉलिटिक्स जब करते हैं तो पॉलिटिक्स में नजरिया बदल जाता है। और बहुत शुक्रिया आपका कैफ साहब, हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो दीपक जी, जो सर्वे और एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए विजय जी, एग्जिट पोल कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, और देखिए एक नारा जो है बड़ी तेज़ी से जो है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का या यू का इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा अगर कोई है तो बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री जी ने नारा तो दे दिया, लेकिन मैं समझता हूँ उपचुनाव में ही जो है इनके वोटर खुद ही बट गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनसे बटे होते तो दुबे जी इस तरह का क्लेम करते। दुबे जी के ऊपर आज हमको बड़ा वो आ रहे, हमारे बड़े भाई हैं, और लेकिन चुनाव नहीं जीत रहे हैं मीरापुर में, चुनाव बुरी तरीके से फंस गया, बुरी तरीके से हार रहे हैं ये। और बटों के कटों से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। कंप्लेंट भी कर रहे हो कि पुलिस ने ये किया, और फिर आप कह रहे हो हम जीत भी रहे हैं। कहाँ? ये तो जीत रहे हैं, हमारा जो मार्जिन ज़्यादा था, मार्जिन आपने कम करने का काम किया। भाई हम तो ये तो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं ना विजय जी, हम तो जनसेवा के लिए लड़ रहे हैं, जनता की सेवा के लिए लड़ रहे हैं। दुबे जी को क्यों नहीं दिखा जो आपको वीडियो दिखे? आज हो सकता है मोबाइल। देखिए मैं इस पे आ रहा हूँ, डेटा नहीं काम कर रहा। मैं आदरणीय के गौतम जी की जो उन्होंने मांग रखी है, मैं इनकी मांग के साथ मैं अपनी बात भी दोहराता हूँ कि निश्चित रूप से उसके ऊपर 307 का मुकदमा कायम होते हुए उसको अविलंब जेल भेजना चाहिए। और बड़े बेबाक प्रवक्ता आदरणीय अनिल दुबे जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज हम दोनों लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे और आज ये कह करके जाएंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना। दुबे जी, ये क्यों फीडबैक मिल रहा है कि भाई एक बड़ा वर्ग जो आपका कोर वोटर था वो आपसे छिटक रहा है?
अब ये एक वर्कर की तरह से अगर कोई पत्रकार बैठ करके बात करे, अब उस पर हम लोग जो है हम उस पर सफाई देते घूमे। अब वो क्या पूरे उसका एकदम अकेले कह रहे हैं हम अकेले वोट डालने गए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर डाला उन्होंने, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया। क्या वहाँ के लोगों को ये जानते हैं कि किस पे भरोसा करते हैं, किस पे कर? नहीं, वो उनको चौधरी साहब पे भरोसा है। चौधरी साहब ने के प्रति जो भरोसा बना है वो 3 पीढ़ियों से है। तो वो भरोसा आस मोहम्मद को क्यों नहीं दिख रहा है? 3 पीढ़ियों से है। ये तो कह रहे हैं आपको वोट तो मुसलमान एक तरफा वोट करता था। हमें उनके सर्टिफिकेट, अभी ऐसा क्या हो गया कि हमें आम आदमी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, उनके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। वो अपना सर्टिफिकेट आप के चैनल पे बोल रहे हैं, सुनावे प्रदेश में। अरे हमारे चैनल पे तो आप भी बोलते रहे। उनके लोग जो है इसका क्या करते? उनको वो पूरे समाज के ठेकेदार नहीं है। समाज हमारे साथ है और पहले था, सारा समाज हमारे साथ है। किसान जातियां सारी हैं हमारी, मुसलमान है, जो भी किसान है वो सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ मुसलमान है आपके साथ। क्यों नहीं है? सारे लोग हैं हमारे साथ। वहाँ पे सभी वर्गों के लोगों ने वोट दिया है। तो कौन है? नहीं, सभी वर्गों के लिए लोगों ने वोट दिया। ब्रजेश जी इंस्पेक्टर के साथ आप बीच में नहीं बोल रहे ना दीपक ना। अरे भैया आप मेरे से बात करो, दो बातें कोई आपस में दो तरह की बातें करनी मुझसे करेंगे। आप ये बताओ, दुबे जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। नो, करने का है कोई दुबे जी सवाल हिंदुस्तान को संसार करने का है। मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। करूंगा। दीपक जी शांत हो जाइए प्लीज। आप बस पहले ये आप बताओ कि आप करहल में दीपक पुलिस जी, के प्लीज। साथ हो कि नहीं हो? किसके? आप करहल पुलिस साहब के के साथ सारे हो? पे काम कर रही है। हाँ, तो करहल में अगर पुलिस के साथ हो वहां तो पे यहाँ क्यों अंतर नहीं? अरे तो आप बताइए ना। पहले आप बताओ कि अरे आप करहल दरोगा के साथ करहल में जो आलोक अवस्थी क्लेम कर रहे हैं, गलत क्लेम कर रहे हैं। करहल, एक सेकंड, करहल में जो आलोक अवस्थी क्लेम कर रहे हैं, आप उसमें साथ नहीं हो उनके? वो ये कह रहे कहीं हैं कि साथ नहीं है, पुलिस के किसी मोर्चे में साथ नहीं है। कटोगे तो ये तो आप फरे फरे के साथी हो। बढ़ गया वोट। आप तो फरे फरे के साथी हो दुबे जी। आलोक अवस्थी को बैकअप देना चाहिए था, तो आप कह रहे हो कि वहां सही यहाँ गलत। उत्तर प्रदेश की महान जनता। ओके गौतम साहब, इसमें कोई वो नहीं है। भाई आलोक अवस्थी ने आपसे एक सीधा सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं आप एड्रेस करो, उनको जवाब दो। बड़े भाई हमारे आलोक अवस्थी जो एक विद्वान साथी हैं और राजनीतिक सीनियर साथी हैं, उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करना भी चाहिए। भाई अवस्थी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं विधान परिषद में स्पीकर भी था। अच्छा साथियों, आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो करहल की जो बात है, ये अगर ये साबित होता तो 302 का मुकदमा करके फांसी सज़ा होना चाहिए। मैं इसमें मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी। नंबर दो भाई साहब आलोक जी, आपने जो पूर्व घटना के आपने बताया, ये पूर्व घटना के कारण ही सापा कुछ कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब पूर्व घटना को पुनरावृत्ति सापा नहीं करेगी, ऐसा समाज में मैसेज जा रहा है और मेरे पास भी ऐसा मैसेज है। यही कारण है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन वर्सेस जो एनडीए है, एनडीए भाई साहब इसीलिए 400 नहीं पार करके 240 पर रुक गई है। अब 240, अगला चुनाव 140 पर रुकेगी। ये आपके मैं सच बताना तो क्या संदेश है बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के बीच? क्या पॉलिटिकल संदेश है? देश में एक जो अराजकता की माहौल बना रखा है बीजेपी ने, हर बात धर्म की बात, हर बात पखंड की बात, हर बात अंधविश्वास की बात, हर बात आप विज्ञान की बात करो, यूनिवर्सिटी की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, ये केवल अंधविश्वास। ऐसा आप सोच रहे हो कि कम्युनिटी भी ऐसे सोच रही है? नहीं, पूरी समाज सोच रहा है। ये पूरा समाज सोच रहा है। यहाँ तक कि ये भी तो हो सकता है कि आपका विचार हो। हमारे सवर्ण भाई भी सोच रहे हैं। भाई जो हमारे योगी जी कहते हैं, मोदी जो कहते हैं, ये बिल्कुल हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम क्यों कहते हैं आप? भाई देश के नागरिक है ये, हम भी नागरिक, आप भी नागरिक है। वोट देने के समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देते समय वोट की व्यवस्था किया है। आप वोट देते, मैंने देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आप देखते। अगर मेरी पत्नी कोई वोट देती तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि कानून में, नैतिक पर अब तो उनको पता है ना कि जो आस मोहम्मद क्लेम कर रहे थे उसमें बात नहीं है। और ये जो मंत्री और सांसद विधायक बने हैं मुसलमानों के नाम पर ना, ये झूठ बोल रहे थे। अब इनका व्यक्तिगत मामला है, जिस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा। इनका व्यक्तिगत मामला किसका? आलोक जी का कौन से व्यक्तिगत है? वो तो हिंदू हैं। इनका पार्टी के व्यक्तिगत मामला, किसको सम्मान देते, किसको नहीं सम्मान देते, किसको अरेस्ट करते, किसको कह रहे हैं? इनका मामला। वैसे कह किसको रहे थे? लेकिन मुस्लिम भाई भी देश के नागरिक हैं, आपको मानना पड़ेगा। इस देश के राष्ट्रपति भी। थैंक यू गौतम साहब, शुक्रिया। आलोक जी मैं 20 सेकंड देता हूँ, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, गो अहेड। मैं गौतम साहब का सम्मान करता हूँ, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन चश्मे का रंग बदल लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ गौतम साहब, आप तो भुक्तभोगी हैं और आपका समाज भुक्तभोगी रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो आरक्षण छीना था,
और जिसकी वजह से लोग कोई जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो नीचे उतर करके जो है बिल्कुल चपरासी से बदतर हो गए थे। यह समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आरक्षण छीन करके जाति गणना की मांग किया है करके और आपके लोगों जब जाति गणना की मांग किया है 8 साल से कर रही है। आपको भी तो समर्थन करना चाहिए, इनको समर्थन कर दीजिए। ओके, सब समाज एक सेकंड आलोक जी एक सवाल ले लो। अच्छा आलोक जी एक सवाल ले लो, क्या आप चाहते हो कि प्रमोशन में आरक्षण हो? बीजेपी ऐसा चाहती है? मैं सिर्फ गौतम साहब को समाजवादी पार्टी का इतिहास बता रहा हूँ। गौतम साहब बहुत प्रभावित है समाजवादी पार्टी से। मुझे उम्मीद है कि वो समाजवादी पार्टी में धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई अच्छा काम धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा अफसोस है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया इसे देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।